जिंदगी में ना कभी कभी हम कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं जो उस वक्त तो लगता है कि अरे ये तो बिल्कुल सही है, पर बाद में पता चलता है कि वही फैसला हमारी जिंदगी को बद से बदतर बनाने वाला था। तो आज की जो ये कहानी है ना, वो कुछ ऐसी ही है। और देखिए, ये कोई आम भूत प्रेत की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है एक एक ऐसी अलौकिक शक्ति की जो हमारी समझ, हमारी दुनिया सबसे परे है। ये कहानी है मीनल और फैज की, और उस शाही की जिसने उनके हंसते खेलते परिवार को पूरी तरह से तबाह कर दिया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं फैज और उसके परिवार से। देखिए, फैज सालों से मुंबई में रह रहा था। उसका टेक्सटाइल का बिजनेस क्या खूब चल रहा था। मतलब एक कामयाब जिंदगी, एक प्यारा सा खुशहाल परिवार, सब कुछ था उनके पास। लेकिन कहते हैं ना, वक्त बदलते देर नहीं लगती। बस एक रात थाने में उसकी फैक्ट्री में आग लग गई और उस आग ने उसकी पूरी दुनिया जलाकर राख कर दी। सब खत्म, कारोबार ठप और सर पे लाखों का कर्ज। अब कोई रास्ता ही नहीं बचा था। तो फैज ने जो कुछ भी बचा था सब बेचा और अपने परिवार के साथ वापस अपने घर पटना लौटने का फैसला कर लिया। तो पटना में उन्हें घर मिला। अब उससे घर कहें या खंडहर पता नहीं। दीवारें एकदम काली सीलन से भरी हुई, देखकर ही लगता था कि सालों से यहां कोई आया तक नहीं है। पर सबसे सबसे ज्यादा अजीब बात थी उस मकान मालिक की। सोचिए, उसने ना कोई किराया मांगा, ना कोई डिपॉजिट, बस चाबियां हाथ में दी और ऐसे निकला वहां से जैसे किसी बहुत बड़ी मुसीबत से अपना पीछा छुड़ा रहा हो। उस घर में आए हुए अभी एक हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ था और फैज की पत्नी मीनल, उसे ये एहसास होने लगा था कि इस घर में वो लोग अकेले नहीं हैं। मीनल ने नोटिस करना शुरू किया कि जब भी वो घर का दरवाजा खोलती, आस पड़ोस के सारे दरवाजे धड़ाम से बंद हो जाते। गली में लोग उसे देखते ही अपना रास्ता बदल लेते थे, जैसे जैसे वो कोई छूत की बीमारी हो। और उसे हर पल ये लगता था कि कोई है जो उसे घूर रहा है, बालकनी के उस दरवाजे से झांक रहा है और उनकी इस बेबसी पर, उनकी गरीबी पर हंस रहा है। उसने फैज को कितनी बार समझाने की कोशिश की, फैज सुनो, ये सिर्फ हवा की आवाज नहीं है, इस घर में कुछ तो है, कुछ और भी है। पर फैज बेचारा, वो तो पहले ही कर्ज और अपनी नाकामी के बोझ तले इतना दबा हुआ था कि वो उसकी हर बात को बस वहम कह के टाल देता था। दिन का ये डर, ये तो फिर भी कुछ नहीं था। असली खौफ, असली दहशत तो रात के अंधेरे में शुरू होती थी। और इस बार उसका निशाना मीनल नहीं बल्कि खुद फैज था। फिर एक रात अचानक मीनल की आंख खुली। उसने करवट ली तो देखा बगल में फैज का बिस्तर खाली था। वो उठी। उसने देखा फैज बालकनी में खड़ा है और बड़े बड़े जोश से किसी से बातें कर रहा है, पर वहां तो कोई था ही नहीं। मीनल ने उसे आवाज दी, उसे टोका, तो फैज ने बस उसकी तरफ पलटकर देखा, एक एक बहुत ही अजीब खाली सी मुस्कान दी और बिना कुछ कहे चुपचाप आकर वापस सो गया। और ये अब हर रात की बात हो गई थी और इसका असर फैज पर साफ दिखने लगा था। उसकी हालत तेजी से बिगड़ रही थी। आंखें अंदर की तरफ धंस गई थीं, पूरा शरीर पीला पड़ चुका था। मतलब ऐसा लगता था जैसे कोई चीज उसे अंदर से खोखला किए जा रही है। अब मीनल समझ चुकी थी, ये उसका वहम नहीं था, उसका डर अब यकीन में बदल चुका था। तो उस रात उसने एक फैसला किया। जैसे ही फैज सोया, उसने चुपके से एक धागा लिया। उसका एक सिरा फैज की कलाई पर बांधा और दूसरा अपनी कलाई पर। उसे आज रात ये जानना ही था कि आखिर उसका पति आधी रात को किससे मिलने जाता है। उस रात मीनल ने जो जाल बिछाया था ना, वो बेचारी ये नहीं जानती थी कि उस जाल में कोई शिकार नहीं बल्कि एक ऐसा भयानक सच कैद होने वाला था जो सिर्फ उसकी नहीं बल्कि पूरे परिवार की रूह कपाकर रख देगा। आधी रात हुई, धागे में एक खिंचाव महसूस हुआ और मीनल की आंख फौरन खुल गई। उसने देखा फैज धागा खोल रहा है। मीनल ने झपट कर उसका हाथ पकड़ लिया और चीखी, आज तुम कहीं नहीं जा रहे हो। शोर शराबा सुनकर फैज के बूढ़े माँ बाप भी जाग गए और फिर सबने मिलकर जैसे तैसे फैज को वापस कमरे में धकेला और दरवाजा बंद कर दिया। हफ्तों में ये पहली बार था कि फैज उस रात बालकनी पर नहीं गया था। और उसके बाद पूरे घर में एक अजीब मौत जैसा सन्नाटा पसर गया। जानते हैं वो तूफान से पहले वाली खामोशी? बिल्कुल वैसा ही सन्नाटा। और तभी उस खौफनाक खामोशी को चीरती हुई रसोई से एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। मीनल का दिल बैठ गया। उसने डर के मारे फैज की तरफ देखा, लेकिन फैज तो उसके बगल में ही सोया हुआ था।
तो फिर वो कौन था? सबने देखा बालकनी के पर्दे के पीछे एक औरत का एक बिगड़ा हुआ धुंधला साया था और वहां से एक अजीब सड़ांध जैसी बदबू आ रही थी। वो साया रो रहा था और उसकी आवाज कह रही थी, फैज, तुम आज मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? मैंने कहा था ना, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूं। सोचिए वो मंजर। उस मंजर में इतनी दहशत थी, इतना खौफ था कि वो चारों लोग जिस हालत में थे उसी हालत में आधी रात को अपना घर, अपना सामान, अपनी हर चीज, सब कुछ वहीं छोड़कर बस अपनी जान बचाने के लिए सड़क की तरफ भागे। अगले दिन जब थोड़ा होश आया तो फैज के पिता उन्हें लेकर एक जानकार मौलवी साहब के पास गए और वहीं जाकर उस राज से पर्दा उठा, उस खौफनाक सच्चाई का पता चला जिसका वो लोग सामना कर रहे थे। मौलवी साहब ने फैज को बस एक नजर देखा और देखते ही कहा, तुम्हारे बेटे पर एक जिन्नी आशिक हो गई है। उन्होंने फिर समझाया कि देखिए, जिन्नात जो होते हैं वो कोई आम भूत प्रेत नहीं है, वो एक बिल्कुल अलग दुनिया के प्राणी हैं। वो हमारी तरह ही प्यार करते हैं, शादी करते हैं और अगर वो किसी इंसान पर फिदा हो जाएं तो उनका प्यार जुनून बन जाता है, एक ऐसा जुनून जिससे निकलना नामुमकिन सा है। उन्होंने ये भी साफ साफ बताया कि देखिए, भूत प्रेत और जिन्नात में बहुत बड़ा फर्क है। भूत प्रेत ज्यादातर किसी एक जगह से, किसी घर से या पेड़ से बंधे होते हैं, लेकिन जिन्नात आज़ाद हैं। वो कहीं भी किसी के भी पीछे जा सकते हैं और वो सिर्फ डराते नहीं हैं, नहीं, वो जिस्मानी तौर पर नुकसान पहुंचा सकते हैं, किसी भी इंसान को अंदर से पूरी तरह खोखला कर सकते हैं। और उनसे पीछा छुड़ाने का मतलब है मौत से खेलना। और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब वो उस गली से अपना बचा कुचा सामान लेने गए तो एक पड़ोसी ने उन्हें डरे सहमे रोका। उसने कांपते हुए बताया कि उनसे पहले जो आदमी उस घर में रहता था उसके पीछे भी वही जिन्नी पड़ गई थी और फैज के परिवार के उस घर में आने से ठीक एक दिन पहले उसी आदमी ने उसी घर में खुदकुशी कर ली थी। इस पूरी कहानी की जो सबसे डरावनी सच्चाई है वो यही है कि जिन्नात वो भूत प्रेतों की तरह किसी एक जगह या किसी खंडर के मोहताज नहीं होते। वो आज़ाद हैं। इसका मतलब है कि वो कहीं भी हो सकते हैं, हर जगह, शायद हमारे आसपास भी, बिल्कुल अदृश्य। तो अगली बार जब अकेले हों और लगे कि कमरे में कोई है तो बस एक बार मुड़कर देख लीजिएगा।